तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो रुको जरा सबर तो करो। आज में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिखा रहा हूँ, साथ साथ नोट करिए चलिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, तो चैप्टर का मतलब तो समझ ले, है ना। हम लोग चैप्टर पढ़ लिया, बाद में चैप्टर का मतलब ही नहीं पता, वैसे तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, और क्लास में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब देखिए, सिंपल सा मतलब है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर किससे बना होता है? मैटर किससे बना होता है? सही, वेरी गुड। मैटर बना होता है पार्टिकल्स से। ठीक है, मैंने पढ़ा था, मैं बोला था पार्टिकल्स इज नथिंग बट एटम्स। ठीक है, मतलब एटम मिलकर क्या बनाता है? मैटर बनाता है। ठीक है, मतलब ये पेन, ठीक है, मतलब ये पेन बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना। ठीक है, और हमने तब वो भी पढ़ा था पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं? 10 टू द पावर -9, मतलब बहुत छोटे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटे हो सकते हैं। ठीक है, 9 मीटर इतना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल इज नथिंग बट एटम, मतलब एटम का जो साइज होता है दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर। पढ़ेंगे आगे, लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिए कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर किसका? एटम का। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स का मतलब है, अभी यहां पर देखिए, अभी यहां पर जो पानी है, पानी, वाटर, वाटर, वाटर किस, उसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है H2O। ठीक है, तो पढ़ा है सबने। अब यहां पर ये जो HO है ना, दैट इज एटम, मतलब पानी भी एटम से बना हुआ है। तो यहां पर देखिए ये दो चीज HO, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? हमारा प्यारा सा नाजुक सा पानी, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सिंपल, समझ आ गया? ठीक है, ओके, तो चलिए भी बढ़ते हैं वीडियो के आगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए भी देखते हैं पहला टॉपिक। तो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में समझेंगे। तो whenever reactants react together to form product or the elements combine together to form a compound, they do this according to certain laws. इसका मतलब क्या है? अगर दो रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स, ठीक है, मिलकर क्या बनाता है? प्रोडक्ट। हमने पढ़ लिया है चैप्टर 2 में, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? हमारा प्यारा सा नाजुक सा पानी। ठीक है, मतलब वाटर, H2O। समझ में आ गया? ये लॉ है। लॉ मतलब, ये लॉ कहता क्या है? अगर एक से ज्यादा, ठीक है, रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लिखा है कि ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। आगे पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड है क्या। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर एक एंथोनी अंकल है। ठीक है, एंथोनी अंकल ने ना इसी लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, इसी लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एंथोनी अंकल ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इट स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है, अभी जो मास है, अभी यहां पर किसका मास? अभी यहां पर ले लो पानी का, कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, H2 ले लो और O ले लो। जो इसका मास है, ये केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्रिएटेड भी नहीं होगा, मतलब बनेगा भी नहीं, और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो?
मतलब यहाँ पर इसका मान लो 2 ग्राम है, इसका यहाँ पर 8 ग्राम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका यहाँ पर 2 ग्राम है, इसका यहाँ पर 8 ग्राम है। मतलब जब इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है पानी, ठीक है, शुद्ध पानी दैट इज वाटर H2O, इसका जो मास होगा वो होगा कितना 8 और 2 10। समझ में आया? यहाँ पर क्या मास इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ? नो। ये लॉ कहता है। लॉ क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मतलब मास बनेगा ही नहीं और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। कब? जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है, समझ आ गया? जैसे कि केमिकल रिएक्शन है, H2 मिला पानी से, सॉरी ऑक्सीजन से, H2 है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 8 ग्राम, मिलकर क्या बना? वाटर, ठीक है। तो वाटर कितना ग्राम है? 10 ग्राम, सिंपल, समझ आ गया? ठीक है, क्या बात है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लॉ कहता है, जो मास है इन, फिर से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट्स के मास क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। मतलब जितना रिएक्टेंट में चाहिए, यहाँ पर रिएक्टेंट में है मिलाकर 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट में भी 10 ग्राम ही होगा, सिंपल सा, ठीक है, समझ आ गया? और कुछ डाउट है? नहीं है ना? अरे डाउट तो बोलो यार, कमेंट में बोल देना, ठीक है, डाउट है तो। अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो एंथोनी अंकल ने क्या किया था, दूसरा डिवाइड किया था, दूसरा का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलो अभी से समझते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो पहले से पढ़ ले, सिंपल सा चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस, समझ में आ गया? जैसे कि हो गया H2O, CO2, HCl, ये सब हो गए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। द एलिमेंट्स, मतलब HC इस एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन या फिर रेशियो, मतलब बाय मास। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में, जो सब्सटेंस में होते हैं, सो कंपाउंड के सब्सटेंस बोल सकते हो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब्सटेंस मतलब ये जो होते हैं H2O, CO2, ठीक है, कुछ भी सब्सटेंस, ठीक है। और एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर जो H है दैट इज एलिमेंट, O है दैट इज एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट रेशियोस, मतलब यहाँ पर जो पानी हमारा H2O, ये भी एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होता है, मतलब एक रेशियो में होता है, सिंपल से बोला जाता है। इसका जो रेशियो होता है दैट इज 1:8, मतलब 1/8। वाओ। और यहाँ पर जो पानी है हमारा, एक मॉलिक्यूल, पानी का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का ग्राम जो वेट होता है, जो मास होता है दैट इज 9 ग्राम, ठीक है, वो होता है 9 ग्राम का। समझ में आ गया? अभी यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो थोड़ा अच्छे से, HO, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पर 9 मतलब H का होता है 1, O का होता है 8, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा? 9। समझ में आ गया? ठीक है ना? जैसे 1H 1 8, दोनों मिलकर क्या बना? 9 ग्राम। समझ में आ गया? सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 36 ग्राम होता है कार्बन का, 36 ग्राम होता है कार्बन का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर से समझा दूंगा, ठीक है, रिवीजन करा दूंगा। देन ऑक्सीजन का ग्राम होता है ग्राम, ठीक है, मतलब मास 96, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो मतलब दोनों का मास का रेशियो, समझ में आ रहा है? इसका दोनों का मास का रेशियो मतलब 36/96 कितना देगा हमें? 36/96 दे देगा हमें ये 3/8 कितना देगा? चलिए देखते हैं। ऐसे ऊपर कट गया 1 8, ठीक है, इधर कट गया 4 और 8, यहाँ पे कट जाएगा कितना में? यहाँ पे भी काट दो 9 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कटेगा? 2 और 4, और यहाँ 3 के टेबल में 3 3 9, 3 8 24, वही 3/8।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या होता है 3/8 का। क्या होता है 3/8 का रेशियो होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर H2O का होता है 1/8 एंड या CO2 क्या होता है 3/8। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। यहाँ पर जब एक कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल का मैं जब देखूंगा उसमें 3/8 का रेशियो होगा, मतलब 36 ग्राम ऑफ कार्बन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में तो आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है 3/8। कैसे आया 36/96, ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आपको रेशियो तो पता है सबका, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है इतना, ठीक है। अभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कार्बन का जो कार्बन है यहाँ पर उसका मास बता दो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का मास बता दो, भाई कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, यहाँ पर तो दिया तो ऑलरेडी, मेरे बुक में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है दिस, सिंपल सा। अब यहाँ पर x निकालना है। अब यहाँ पर 3/8, यहाँ पर इसका 36, नीचे है x, ठीक है। x इज व्हाट? x इज द मास ऑफ कौन है नीचे में? O2, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? इसका फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिए। x इज इक्वल्स टू 36/3 इंटू 8, सिंपल सा, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं ऑप्शन कितना था 96 था। चलिए 96 आता है कि नहीं देखते हैं। 3 × 3 3 × 6 12 8 96 आ गया, सिंपल। समझ आ गया? क्या सिर्फ CO2 के साथ हो सकता है? नहीं, H2O के साथ देखते हैं। हमारा पानी नाजुक सा पानी, तो 1/8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 क्या होता है 1 ग्राम कितना था 9 ग्राम, पूरा मिला के 9 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम है पानी का, सॉरी हाँ हाइड्रोजन का 1 ग्राम है इसका। मतलब यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल है। देखिए पानी में 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन, और 8 जो ऑक्सीजन का ग्राम तो 8, तो यहाँ पर इक्वल ही है। अब यहाँ पर फिर भी आपसे पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल्स टू 8/1। तो यहाँ पर x कौन है? ऑक्सीजन, कितना है 8, सिंपल ना, ठीक है। समझ में आ गया? एक रिवीजन फिर से करा देता हूँ, छोटा सा रिवीजन। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या फिर आप केमिकल इक्वेशन रिएक्शन भी बोल दो, ठीक है, उसमें जो भी जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लिया H2O का, वो किससे बनता है? H और O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? पानी, मतलब हाइड्रोजन, सॉरी H2O, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इसका यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में इसका डिफाइंड प्रोपोर्शन होता है, ठीक, कैसे? मास बाय मास, ठीक है। ये देखिए इसका मास डिवाइड बाय इसका मास। वाटर का होता है 1/8, और ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कितना 3/8, याद रखिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये कौन है? ये टॉपिक एकदम सिंपल है, ठीक है, मजा आएगा। अब यहाँ पर डाल्टन अंकल एक थे, ठीक है। डाल्टन अंकल ने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, इसको एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में कुछ हमें बताया है, ठीक है। वही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सिंपल, और कुछ नहीं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें क्या क्या बोलता है? हमें बोलता है कि यहाँ पर जो मिक्सचर होता है, और मतलब मैटर आप बोलो, सिंपल सा मिक्सचर इज मैटर, ठीक है, वो बने होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। अभी डाल्टन अंकल ने एटम के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बताया है, तो उसे चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, वही अभी हम पढ़ेंगे। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कुछ कानून है कि डाल्टन अंकल ने बोल दिया है तो है, ठीक है। तो लाइन वाइज पढ़ते हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
तो पहला है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये तो हमें पता है। देन एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहां पर ये H यहां पर O मिलकर बना कौन H2O। ठीक है, यहां पर ये कितना था, ये पानी का ग्राम होता है 9 ग्राम, ठीक है 9 ग्राम। ये है 1 ग्राम का, ये है 8 ग्राम का, ठीक है ये 1 ग्राम का, ये 8 ग्राम का, मिलकर 9 ग्राम बना। क्या कुछ क्रिएट हुआ, मतलब मास बढ़ा नहीं, बना डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, 1 और 8 मिलकर 9। समझ में आ गया? ठीक है। देन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ना यहाँ पर बोला है कि एक आइडेंटिकल गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब यहाँ पर एलिमेंट ले लो H2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। उनका क्या मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा? नो, एकदम सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को O में डालूं, ऑक्सीजन में डालूं तो क्या बनेगा, अगर मैं उसको सल्फर में डालूं तो क्या बनेगा। समझ में आ रहा है? तो होता है केमिकल रिएक्शन, वो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर उसमें डालने से क्या रिएक्टेंट होगी, रिएक्ट होगी, क्या हमें मिलेगा, ठीक है, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर कोई भी एक सिंपल सा एक स्पेसिफिक जैसे कि H2, ठीक है, वो H2 मतलब 2 है हाइड्रोजन, उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि H और O उनका क्या मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वही है फोर्थ पॉइंट, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल। देन फिफ्थ है एटम्स कंबाइंड इन अ रेशियो। हां, वही है जो हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि जो एटम कंबाइंड कैसे होते हैं, यहां पर H यहां पर O कंबाइंड कैसे हो गए, 1:8 के रेशियो, वो यहां पर फिफ्थ टॉपिक कहता है। ठीक है, देन सिक्स्थ है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब यहां पर जो नंबर्स होते हैं, यहां पर जितना नंबर है यहां पर भी उतना ही नंबर होगा। सिंपल। ठीक है, इजी है, सब समझ आ गया। पहला है कि जो मैटर है वो टाइनी मतलब बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और एटम्स आगे नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हमें पता है। ठीक है, देन एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट H2, मैं तो O2 ले लो, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन मास एंड as well as in chemical properties. Then fourth है atoms of different elements have different masses and chemical properties, वो तो है। Then ये बोलता है कि इनका रेशियो में कंबाइन होगा और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी उतना ही होगा, मतलब मासेस यहाँ पर 9 ग्राम है, यहाँ पर 8 मिलकर 9। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाएगा भी। ठीक है, लिख कर दे देता हूँ, लिख कर दे देते, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, समझ आ गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया, एटम के बारे में बताया। ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसे ना बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पर। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो अभी हमारा टॉपिक है एटम। ठीक है, अभी एटम के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारा टॉपिक दैट इज एटम। ठीक है, समझ आ गया? इसमें क्या समझने का चीज है? अभी एटम क्या है, सबको तो पता है। एटम जो मैटर किससे बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से, दैट इज कॉल्ड एटम। समझ में आ गया? ठीक है, अभी यहाँ पर एटम का साइज क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। एटम का साइज क्या होता है मैंने बता दिया था वीडियो फर्स्ट में, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं नैनोमीटर, इसी को हम कहते हैं नैनोमीटर। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नैनोमीटर। नैनो मींस 9। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको एक छोटा सिखा देता हूं, यहां पर आगे काम आ सकता है। ठीक है, तो इस पता भी होगा मैक्सिमम सबको। ठीक है, तो यहां पर मोनो तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि मोनो क्या, मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, ये सब है क्या, ये सब कुछ नहीं, नंबर्स है। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं,
मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो एंड डेका। ठीक है, तो 1 को हम कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाया, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, देन 5 को पेंटा, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन पढ़ रखे हैं ना मैथ्स में आप लोग। ठीक है, वही है। ट्रायंगल, तीन साइड है। टेट्रा 4, देन पेंटा 5, हेक्सागन, हेक्सा, हेप्टागन, हेप्टा, ऑक्टागन, ऑक्टा, नैनो, देन और डेका। ठीक है, यहां पर इसको नैनोमीटर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर है, इसी को हम नैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो नैनोमीटर को लिखा कैसे जाता है? 1 nm। यह है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 1 into 10 to the power -9 मीटर। 1 और इंटू करो सेम आ जाएगा, तो 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे काम आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर एटम का साइज क्या है? एटम का साइज है 10 टू द पावर -9। उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं नैनोमीटर। और ये तो आपको पता होगा, 10 टू द पावर -9 मतलब कुछ नथिंग बट 1/10 टू द पावर 9। ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -9 में बदल जाएगा। मतलब 10 टू द पावर 9 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब 1 के बाद 9 0, 1 करोड़ होता है 7 0, मतलब 1 बिलियन। 1 डिवाइड बाय 1 बिलियन, जब कुछ वैल्यू आएगा ना, दैट इज व्हाट? द साइज ऑफ एटम। देखिए कितना छोटा एटम है ना। ठीक है, तो अभी समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा अभी जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, वो है, ठीक है, अभी अब जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं दैट इज मॉडर्न, देख लेता हूं है क्या। दैट इज मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अभी यहां पर हम अभी जो एटम्स है, जो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कहते हैं, उसका सिंबल्स है क्या। जैसे हाइड्रोजन का कुछ सिंबल होगा, ऑक्सीजन का कुछ सिंबल होगा। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स है। क्या भैया हमें पढ़ना है सब? अरे यार पढ़ना नहीं है, रहने तो एग्जाम में नहीं पूछेगा वो सब, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखा जाए तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे जब पढ़ोगे, अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हो तो पढ़ोगे। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर कॉमन नेम एंड आयुर्वेद नेम। कॉमन नेम एंड आयुर्वेद नेम, ये है क्या? कॉमन नेम, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं। NaCl, NaCl इज व्हाट? नमक, हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो NaCl, Na इज सोडियम, Na इज सोडियम, देन Cl इज क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, Na इज क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन, गलती से क्लोराइड लिख दिया। सोडियम और Cl इज क्लोरीन। ठीक है, और फिर जब मिला देंगे तब इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। ध्यान से सुनिए, एग्जाम इंपॉर्टेंट भी अभी सामने हम पढ़ेंगे। जो Cl होता है, ठीक है, अभी ये Cl अकेला बैठा हूं, ठीक है, उसको मैं क्लोरीन कहूंगा। क्या कहूंगा? क्लोरीन। ठीक है, अगर वो किसी के साथ अगर जुड़ जाता है, जैसे कि Na के साथ जुड़ गया, तो उसको मैं क्या कहूंगा? क्लोराइड। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, ये सिंगल है, इसमें शादी नहीं हुआ तो इसको क्लोरीन कहूंगा। अगर मैरिज हो जाता है तो मैं इसको क्लोराइड कहूंगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम घर में क्या बुलाते हैं? NaCl को, मतलब सोडियम क्लोराइड को, सॉल्ट। तो यहाँ पर ये है कॉमन नेम, ये है कॉमन नेम जो हम कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। ठीक है, अभी हम आयुर्वेद नेम मतलब केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अब अगर कोई दवाई डालो, उसमें कुछ लिखा हो, जैसे कि एलर्जी को दवाई होता है ना, उसमें सैलिसिलिक एसिड लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उसका कुछ कॉमन नेम भी होगा। ठीक है, वैसे कॉमन नेम होता है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड समथिंग कुछ। ठीक है, ओके, तो उसका एक कॉमन, यहाँ पर हम केमिकली क्या यूज करते हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज करते हैं। मतलब अभी जैसे कि साइंटिस्ट लोग क्या यूज करते हैं? अरे नमक दे तो नहीं बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड दो, है ना। मतलब हम केमिकली कैसे यूज करते हैं, उसको हम कहेंगे आयुर्वेद नेम। ठीक है,
अभी इसका आयुपेक नेम क्या है? आयुपेक नेम है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज आयुपेक नेम एंड सॉल्ट इज अ कॉमन नेम. अब यहाँ पर आयुपेक है क्या असल में? आयुपेक है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना प्लीज, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, बहुत इजी है यार, बस आपको थोड़ा रटना है, इसको तो पढ़ लेना. ठीक है, इजी इतना कुछ नहीं है. देखिए आयुपेक, IUPAC, कोई इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स, IUPAC. ठीक है, जो आयुपेक इजी है ना, IUPAC पूरा क्यों बोलना है आयुपेक. ठीक है, तो आयुपेक, आई इज इंटरनेशनल, यू इज यूनियन और ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. समझ में आ गया? ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बोल सकते हैं. ठीक है, वो है एटॉमिक मास. दूसरे स्लाइड में करा देता हूँ. ठीक है, तो इसे मीट दे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको तो रिवीजन करा देता हूँ. ये तो ठीक है, समझ में आ गया. ओके, एटम क्या है सबको पता है, मैटर किससे बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम. ठीक है, देन एटम का साइज होता है 10 टू द पावर -9. ठीक है, इसको हम कहेंगे नैनोमीटर. समझ में आ गया. देन यहाँ पर हमें जो टॉपिक है दैट इज क्या, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट लिमिट्स. इसमें मैंने जो पढ़ा, इसमें मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगा, मैं आपको यहाँ पर बता देंगे. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो बुक थोड़ा रीडिंग करिए, समझ आ जाएगा. ठीक है, देन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉमन नेम एंड आयुपेक नेम. आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, समझ आ गया. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक मास. ठीक है, अभी एटॉमिक मास है क्या? अभी यहाँ पर एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास. ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का मास ले लो. ऑक्सीजन का मास होता है 1/16 का रेशियो. ठीक है, उसका मास जब उसका मास, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.062, तो 0.062 इसका मास होता है, मास. ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का. लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम के जो मास होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन डाल्टन भी मानते हैं कि जो एटम है उसका जो मास जो हमें पता करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. क्योंकि उसका बहुत छोटा साइज होता है. कितना होता है, कितना होता है, बोलिए साथ में. वेरी गुड, 10 टू पावर -9 मीटर, दैट इज कॉल्ड नैनोमीटर. ये होता है एटम का साइज. तो इतना छोटा साइज होता है एटम का, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जो एटम का साइज हमें पता करने के. ठीक है, तो इसीलिए पहले मानते थे कि 1/16 किसका मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास. ये पहले मानते थे. ठीक है, ओके. इसके बाद 1961 में हम कार्बन के, ठीक है, 12 आइसोटोप. ठीक है, ये आइसोटोप है क्या, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आइसोटोप है क्या. बस थोड़ा पढ़ लीजिए, बस आपको थोड़ा याद कर लेना. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, ये हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का 12 आइसोटोप, इसको हम लिखते हैं C12. ठीक है, ये C-12. ठीक, तो यहाँ पर 1961 में इसे हम मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 1/12 ऑफ कार्बन. ठीक है, इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे एटॉमिक मास का इक्वल. समझ में आ गया, मतलब ये इक्वल होता है एटॉमिक मास. कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, जैसे उठा लो हमारा क्लोरीन ले लो. ठीक है, अभी क्लोरीन अगर वो मैरिज कर ले तो क्लोराइड, याद है ना, सिंगल में. ठीक है, क्लोरीन ले लो तो उसको क्लोरीन का मास होगा. ठीक है, जो वहां पर इसका मास होगा वो किसके इक्वल होता है, इसका, किसका, 1/12 ऑफ कार्बन. ठीक है, यहाँ पर किसका, कार्बन का 12th नंबर ऑफ आइसोटोप.
आइसोटोप क्या होता है मतलब समझाऊंगा आने वाले चैप्टर में, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर एटॉमिक मास होता है क्या है, एटम का मास, सिंपल। देन हमें पहले वो डिफिकल्ट होता था कि कार्बन का सॉरी किसी एटम का मास हमें पता करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। तो पहले हम क्या माने थे, जो 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। और इसी को हम कहते थे क्या, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास की रेफरेंस ऑफ मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास, मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसको हम क्या कहते थे, इसको ये जो 16 मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था, स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास पहले हम मानते थे। एंड आफ्टर 1961 हम कार्बन 12th नंबर ऑफ आइसोटोप को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। मतलब अभी क्या करने के लिए हम ये यूज करें, बिकॉज ऑफ हमें इजी हो कि हम कोई भी एटम का मास फाइंड कर सकें, हमारे इजियर के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। अभी जैसे हमारा इजी के लिए चैट जीपीटी है, बहुत कुछ है ना, तो अभी यूज करिए और उसको फायदा उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज इसी में, ठीक है, इसी में है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अभी यहां पर एटॉमिक मास क्या है, एटम का मास, ठीक है, मतलब उसका वेट कितना है, कितना उसका वजन, ठीक है। अब यहाँ पर उसका यूनिट भी तो होगा, जैसे यहाँ पर ये पेन का मास कितना होगा, इसका 10 ग्राम है, ठीक है। तो इसका 10 ग्राम, अब यहाँ पर जो ग्राम है, अभी 10 बोल सकते हो ना, लेकिन होगा 10 मीटर भी होता है, 10 ग्राम होता है, 10 लीटर होता है, 10 मिलीलीटर होता है, 10 केजी भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। तो इसी तरह एटॉमिक मास है तो उसका कुछ यूनिट भी होगा, जैसे केजी है तो उसका यूनिट भी है, वजन है तो उसका यूनिट भी है ना। तो ऐसे एटम का मास का कुछ यूनिट भी होगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और ये इक्वल, इसका डेफिनेशन होगा, इसका डेफिनेशन देखिए सामने आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो पढ़ लीजिए, इसका होता है क्या, जो उसका मास है वो इक्वल होता है किसका, कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। और यहां पर हम पहले क्या करते थे, इसको हम डिनोट करते थे अमु, 1 अमु, पहले, ठीक है, हम इसको डिनोट करते थे 1 अमु। अमु मींस एटॉमिक मास यूनिट, अमु, ठीक है। देन आयुपेक, जो पता है आपको आयुपेक है क्या असल में, एक यूनिवर्सल इंटरनेशनली एक वहां पर ही मतलब केमिकल जो भी केमिकल्स उसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, मतलब वहीं पर उसे नाम दिया गया था, ठीक है। अभी मैंने कुछ नया रिएक्शन मैंने अगर यहाँ पर मैंने कुछ नया रिएक्शन बना दिया तो मैं वहां पर बोलूंगा, ठीक है, मैंने ये कुछ किया, मुझे ये प्राप्त हुआ, ज्यादा हिंदी नहीं, मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो उसका वहां पर नामकरण होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो वहां पर उसका नाम है आयुपेक। तो आयुपेक ने, ठीक है, आयुपेक ने एटॉमिक मास यूनिट को 1 U के इक्वल कर दिया। तो अभी 1 अमु नहीं बोलेंगे, 1 U बोलेंगे, ठीक है। U से यूनिफाइड मास, U इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। जैसा kg इज कॉल्ड व्हाट, किलोग्राम, ठीक है। वैसे यहाँ पर 1 U इज यूनिफाइड मास। स्पीड तो नहीं है, ठीक है ना, स्पीड, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर लग रहा है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। प्लीज कमेंट करा करो, बिकॉज मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। प्लीज ठीक कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा पढ़ा तो अच्छा बोल देना, ठीक है, ओके। और कहां पर बुरा लगा, मतलब जो भी यहाँ पर मैं खराब पढ़ाया वहां पर भी बोलना है, सर आपने यहाँ पर, सर नहीं भैया आप यहाँ पर गलत पढ़ाया, ठीक है, ओके। तो एटॉमिक मास क्या है, एटम का मास, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट पहले हम क्या कहते थे, 1 अमु, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देन बाद में आयुपेक ने क्या किया, इसको चेंज करके 1 U कर दिया, ठीक है। और U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, 1 यूनिफाइड मास, सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। देन ये 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये 1961 के पहले मानते थे,
बट आफ्टर द 1961 जो कार्बन जो 1/12 ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का 12th नंबर ऑफ आइसोटोप वो इक्वल होता है एटॉमिक मास। इसे हम क्या कहते हैं अभी? इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स है क्या? मैंने ऑलरेडी बता दिया है मॉलिक्यूल्स क्या है। एक से ज्यादा एटम मिलकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CO2 सॉरी H2O, CO2, O2, H2, Cl2, ये सब है क्या? दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट ये है क्या? तो हिंदी में बोलता हूं, ये है क्या? एक से ज्यादा एटम्स मिलकर जो बनाता है दैट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अभी यहां पर मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, दो कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट। ठीक है, देन दूसरा कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर एलिमेंट और कंपाउंड है क्या? ध्यान से समझो। मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट सॉरी एक से ज्यादा एटम मिलकर जो बनाता है दैट इज मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अभी यहां पर मेरा ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये H2 है, ठीक है, और यहां पर OH है। ठीक है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पर H2 है, यहां पर OH है। मेरा क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूल है? हाँ है। ये मॉलिक्यूल है, ये भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिकॉज ये भी दो एटम से मिलकर तो बने हैं ना, लेकिन डिफरेंट क्या है? यहाँ पर डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का एटम है, यहाँ पर दो टाइप के एटम है, मतलब एलिमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स, एक चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा को एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी कंपाउंड है क्या? कंपाउंड मतलब एलिमेंट ही मिलकर जो बनाता है दैट इज कंपाउंड। कंफ्यूज तो नहीं है? ठीक है, अभी यहाँ पर एलिमेंट्स है, ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूल समझ आ गया ना? एक से ज्यादा जो एटम्स मिलकर जो बनाते हैं दैट इज मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स हैं जैसे H2 एक टाइप का एलिमेंट हो, एक टाइप के एलिमेंट हो, बट यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब एक टाइप के एलिमेंट, जैसे कि O2, Cl2। ठीक है, ये होता है एलिमेंट्स। कंपाउंड मतलब ये एलिमेंट्स एक मतलब ना डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर जो बनाता है दैट इसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि OH, H2O, CO2, ये सब को कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, अभी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स। समझ में आ गया? ठीक है ना, समझ आ गया ना? ओके, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमारा टॉपिक है एटॉमिसिटी। इसी में, ठीक है, इसी के अंदर टॉपिक है एटॉमिसिटी। इसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर नंबर्स तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर एक O है, यहाँ पर एक H है, OH। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर दो H है और एक O है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर CO2, यहाँ पर कार्बन एक है और O2 दो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर्स है, यहाँ पर नंबर्स है ना, नंबर्स है। तो यही है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में यहाँ पर कुछ मतलब एटॉमिसिटी के थ्रू हम यहाँ पर जो एलिमेंट्स के नाम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं एटॉमिसिटी से हम कैसे नाम को चेंज करेंगे।
ठीक है, चेंज नहीं करेंगे मतलब नाम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर इसका एटम अगर एक है तो उसको मोनो एटॉमिक कहेंगे। अगर उसको दो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन के पास अगर उसके पास एक एटम है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर उसके पास दो एटम है तो उसको डाई, अगर तीन है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर फोर है तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, अगर पांच है तो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल है यहाँ पर He इज हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, Cl ये सब है क्या, ये सब है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बिकॉज सिंपल है, मोनो मतलब एक एटम का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मोनो मतलब एक एटम का मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर दो एटम का मॉलिक्यूल है, तीन एटम का मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया। इसका एग्जांपल ले लो Cl2H2। ठीक है, इसका एग्जांपल Cl3H3O3 है क्या, O3 इज ओजोन। ठीक है, O3 इज ओजोन। ठीक है, देन नेक्स्ट भी यहाँ पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, पॉली का मतलब है दैट इज इनफिनाइट, मतलब वो रुकेगा ही नहीं, वो जाते ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम पॉली तब कहेंगे, मतलब पॉली हम कब कहेंगे। ठीक है, पॉली मतलब कभी रुकेगा नहीं, कभी नंबर रुकता नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉली। हम पॉली कब कहेंगे, मतलब किसको हम पॉली कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल तब हम कहेंगे जब the molecule, ठीक है, the molecule contain more than 4 atom। अगर मॉलिक्यूल 4 से ज्यादा एटम रखा है तो उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मतलब पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, देन हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सब कुछ किसमें आता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल, समझ आ गया। अगर आपको ये डाउट आ सकता है क्या हम फिर इसको क्या हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, नहीं, एक है क्या 6 तो हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फिर पॉली क्यों, बिकॉज पॉली कुछ नहीं है, मतलब ये पॉली के फील्ड में आता है, उसके अंदर में आता है। ठीक है, 4 तक है तो ठीक है, इतना ट्राई लिखा है मैंने, आगे 4 नहीं लिखा है। अगर 4 तक है तो ठीक है, उसके अगर ज्यादा हो जाए, 4 से ज्यादा एटम रखता है अपने पास तो उसको हम किसमें कंसीडर करेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, अगर 7 है तो हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 6 है तो हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 9 है तो नैनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में तो आ रहा है, ठीक है ना, ओके ठीक। तो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी किसका, मॉलिक्यूल का नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड। इसी में टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम फ्रॉम द मास रेशियो। मास रेशियो क्या है, मास रेशियो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पर जैसे आप ही बोलिए, चलो H2O का मास रेशियो क्या है, H2 का मास रेशियो है 1/18, याद है ना। देन CO2 का मास रेशियो 3/8, याद है। ये है मास रेशियो, इसके हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो H2O, यहाँ पर कितने एटम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर बोल सकते हो ना। ऐसे ही यहाँ पर हम मास रेशियो के हेल्प से हम इसके नंबर पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं अमोनिया। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं अमोनिया को डिनोट किया जाता है NH3। ठीक है, NH3। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका नंबर पता करेंगे। दिख तो रहा है यहाँ पर N1 है, NH3 है, बट हम पता करेंगे। ठीक है, किसके हेल्प से, मास रेशियो के हेल्प से। बट कैसे पता करेंगे, है ना, वो कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे सिंपल है, इसका मास रेशियो होता है 14:3। ठीक है, 14:3 मतलब 14/3। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे, हम इसको एकदम बढ़िया से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। देखिए अभी यहाँ पर कैसे निकालते हैं, मास रेशियो, उसका फॉर्मूला देखिए, नंबर कैसे निकालेंगे, मास रेशियो ऑफ ईच
एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड देन एटॉमिक मास। देन एटॉमिक मास, समझ में आ गया? मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अभी यहाँ पर मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट मतलब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें निकालना है, अलग अलग से बोलना है कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो अलग अलग से करना है, उसी लिए हमें अलग अलग से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट पहले रखेंगे n का है कितना है? n का है 14, तो 14, और यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी याद कर लीजिए अभी के लिए, जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ही कि मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी बता दूंगा, नहीं तो अगर वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। एटॉमिक मास होता है इसका 14, तो कट के कितना आ गया? 1, ठीक है। ये किसका निकाला मैंने? नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यह है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का भी निकाल देता हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पर इसका मास रेशियो कितना? 3, ठीक है। 3 बाई उसका जो व्हाट एटॉमिक मास होता है दैट इज 1, तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, NH3, N और H3 है, H3, तो H कितना है? 3 है, और N कितना? 1 है, ठीक है। तो आ गया। कैसे निकालेंगे? मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आयंस, ठीक है। अभी आयंस क्या है तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम चार्ज। मतलब देखो, अभी यहाँ पर एटम्स हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। यहाँ पर जो है ना चार्ज, देन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कुछ, जैसे कि आइसोटोप, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ मैं सही, जो एटम कैसे दिखता है। एटम दिखता है कुछ इस तरह से, बीच में उसका एक बीच में पॉइंट होता है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और इसके अराउंड में कौन घूमता है? इसके अराउंड, जैसे कि सोलर सिस्टम सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, वैसा ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। ये होता है पूरा एटम का मॉडल, ठीक है। ये पूरा एटम का मॉडल होता है। बीच वाला कौन है? पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस, एंड उसके अराउंड घूमते रहता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बोला क्या है यहाँ पर? When atom, groups of atom or molecules, ठीक है, loss or gain their electrons, ठीक है, they become charged। मतलब loss मतलब कमती हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर जो घूम रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर मैं एक कमती कर दूं तो लॉस हो गया, ठीक है। अगर मैं ज्यादा कर दूं तो गेन हो गया, ठीक है। इस तरह से चार्ज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसे चार्ज होता है? एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल हमारा प्यारा सा NaCl, ठीक है। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जब इसको हम पानी में मिलाते हैं, जब मैं इसको ग्लास पानी में मैंने मिक्स किया तो मतलब ये डिसॉल्व कैसे होता है, ठीक है। ये डिसॉल्व होता है, Na अलग होता है और Cl अलग होता है, ठीक है। Na अलग और Cl अलग, समझ आया? मतलब वहां पर Na, यहाँ पर NaCl था, ठीक है, पानी में डालने से अलग हो गया, जैसे कि ये पेन है, NaCl मानो डाल दिया, अलग हो गया, ठीक है, मतलब पानी में। अभी यहाँ पर जब अलग होता है, इसमें चार्जेस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसी को हम कहते हैं आयंस। समझ में आ गया? फिर से समझाता हूं। यहाँ पर हमने NaCl को मिलाया तो डिसॉल्व हुआ, कैसे हुआ? पहले अलग हुआ, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी को क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लॉस और गेन कैसे हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जब साथ में था तो न्यूट्रल, मतलब जब प्लस और माइनस साथ में मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर Na से
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखिए Na और Cl, Na और Cl था, Na के पास प्लस चार्ज है, Cl प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, समझाऊंगा, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकल जाने से यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में बदल गया, ठीक है, और इससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हट जाने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में बदल गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, और दिस चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयंस। समझ आ गया? नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ओके ओके, ठीक। तो अभी यहाँ पर आयंस भी दो तरह के, जैसे यहाँ पर तो NaCl और Cl, सॉरी Na और Cl, Na इज पॉजिटिवली चार्ज, Cl इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायंस, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको हम कहते हैं सॉरी एनायंस, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है कैटायंस, जो नेगेटिवली चार्ज है वो है एनायंस। समझ आ गया? और एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब इसको हम पानी में तो नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, तो छोड़ो, यहाँ पर इसको अगर हम अलग करेंगे तो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएगा, तो ये है कैटायन, ये है एनायन। समझ आ गया? ओके, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करा करो प्लीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। अभी हमने देखा ना, अभी यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा किसका, वाटर का, देन NH3 अमोनिया का, ये सब क्या है, ये सब है केमिकल फॉर्मूला। अभी हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसा जाता है, ठीक। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, अभी यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, मतलब ये केमिकल फॉर्मूला है, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो पहले क्या करना है, आपको उसका सिंबल लिखिए पहले, ठीक है। आपका सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, देन सल्फाइड का सिंबल है S। इतना क्लियर है? अरे क्लियर है ना, ठीक है। देन इसका चार्जेस लिखना है, H का चार्ज है +1, ठीक है। याद रखना हमेशा जो हाइड्रोजन है उसका चार्ज +1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये +1। एंड सल्फाइड का होता है -2, याद रखना, याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज थोड़ा याद कर लीजिए, एग्जाम में और अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। इसका होता है -2, इसका होता है +1, इसका होता है -2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो सिंपल आपको इसको क्रॉस करना है, तो ऐसे करना, ठीक है, एरो। तो यहाँ पर ये 2 H से मिलेगा तो H2, ठीक है। देन यहाँ से इसका 1 से गया तो सिंपल, तो 1 S, ठीक है, यहाँ पे 2 हुआ तो H2 हो गया, और यहाँ पर S1 आया, तो S1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। ये है क्या, ये किसका फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। पहले हमें सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन H, सल्फाइड का S, देन उसका चार्जेस लिखना है। हाइड्रोजन का हमेशा याद रखना +1 होगा, ठीक है, हमेशा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका होता है +1, इसका होता है -2, ठीक है। और ये जब क्रॉस इनटू करें, ठीक है, याद रखना कभी सामने में लिख नहीं देना, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। यहाँ पर ये चार्जेस है, तो चार्जेस हमेशा यहाँ पर आते हैं, तो 2 हुआ तो H2, देन यहाँ पर S, H2S। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। देन दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले सिंबल लिखो, मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है, देन क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको क्रॉस करो, ठीक है, इसका चार्जेस है +2 और Cl का है -1, ठीक है। इसको जब इंटू करें, यहाँ पर Mg, यहाँ पर 2 है तो Cl, ठीक है। तो जो बाकी है आप खुद प्रैक्टिस करिए, और जो चार्जेस है उसको आपको याद करना, ठीक है। लेकिन याद रखना जब हाइड्रोजन होता है हमेशा +1 होता है और नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक तरफ। तो चलो भी देखते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास है क्या, थोड़ा नाम से समझिए, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में कि मॉलिक्यूल का मास हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इट इज डिफाइंड एज द
sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। मतलब जैसे देखो NaCl ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ठीक है, Na अलग है, Cl अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, अभी इसका मेरे को वेट पता करना है, वेट मतलब मास पता करना है, इसका वजन पता करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका जो वजन है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, इतना समझ आ गया। इसको फाइंड कैसे करें, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करें, तो वेरी सिंपल, जैसे कि बता दिया यहाँ पर द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनका जो एटॉमिक मासेस को हमें सम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर NaCl, ठीक है, अभी यहाँ पर NaCl, अभी यहाँ पर इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। अभी Na का एटॉमिक मास होता है, Na का एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23, ठीक है। याद कर लीजिए, नहीं तो मैं अगले आने वाले वीडियो में एक 10-15 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा, 10 मिनट 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा कि हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, वेरी सिंपल यार, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देन आने वाले वीडियो में देन मास ऑफ Cl का होता है 32, ठीक है। इन दोनों का सम होता है मॉलिक्यूलर मास, दोनों का सम करिए, ये 5 तो 55 ग्राम इज अ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सॉरी ग्राम नहीं है, U एटॉमिक मास है ना, तो सम होगा तो U, मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट होता है U, क्योंकि यहाँ पर है क्या, एटॉमिक मास का तो सम हो रहा है ना। तो ये एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास मिलकर भी एटॉमिक मास ही तो आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लीजिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम NH3, इसका भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर N का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है, 14 होता है, सिंपल। अभी यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अभी H हाइड्रोजन का होता है हमेशा 1, ठीक है, तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब तीनों का सम होगा, तो 3 को सम करने की जरूरत नहीं है, इंटू कर दो सामने, तो सामने उसको इंटू कर देंगे, इंटू 1, समझ में आ गया। हाइड्रोजन कितने थे, 3, ठीक, उसका एटॉमिक मास 1 हो गया, तो उसको ऐड करिए, या 14 यहाँ पर 3 मिलकर कितना बना 17 U, ठीक है। तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 17 यूनिफाइड मास, यहाँ पर U बोल दो, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का मास, उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सॉरी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर NaCl है, NaCl में दो एलिमेंट है, उनका एटॉमिक मास को सम करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, NH3 यहाँ पर N का होता है 14, देन आपको यहाँ पर देखिए NH3 N एक अलग है, H अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पर N तो H 14 हो गया, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, और यहाँ पर 3 टाइप करके सामने में 3 इंटू कर दीजिए, सिंपल, समझ आ गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, H2, अरे पानी है एग्जांपल, सिंपल सा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको बता दिया, तो इसको चलो इसको थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दे देता हूं, दैट इज 16, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से एक बार ट्राई करिए, प्लीज, और अगर कोई भी अगर खुद से ट्राई करे तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 2 है तो 2 इंटू कर दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का मैंने दे दिया 16, तो कितना आ जाएगा 2 और 16, तो 18 यूनिफाइड मास, समझ में आ गया, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे कोई भी एलिमेंट का,
ठीक है, लेकिन एक याद रखिए हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और प्लीज आप कमेंट में बोलिएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ना और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।